नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, 1 जून के एडिटोरियल्स हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला आर्टिकल जो एडिटोरियल में है, यहाँ आप देख सकते हैं, द वेनिंग ऑफ सब आल्टर्न सॉलिडारिटी फॉर हिंदुत्व। इस आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस आर्टिकल में जो व्यू पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने पढ़े भी हैं तो इनको कहीं कोट मत करिएगा, किसी एग्जाम में कोट मत करिएगा। कम्युनल व्यू पॉइंट्स हैं, 0 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला आर्टिकल है द डिमिंग ऑफ अ चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन एरा। यहाँ पे जी जिनपिंग के राज को, जो पहले के चाइनीज प्रीमियर रहे हैं, उनके राज के साथ कंपेयर किया गया है और जी जिनपिंग के राज में अभी के समय पे क्या खामियां हैं इनके बारे में बात की गई है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ओपन विथ कॉशन। तो भाई लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन खुलने में क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या चीज सही है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की है, इसको भी देखेंगे। फिर जो अगला आर्टिकल है वो है लैंड ऑफ द अनफ्री। तो चूंकि अमेरिका में काफी बवाल चल रहा है इस समय पे, एक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन थे जॉर्ज लॉयड, उनकी हत्या हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं मर्डर ही हो गया है। कहा जा रहा था कि $20 का एक बिल उनके पास फेक था। जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, एक पुलिसमैन ने उनकी गर्दन पे प्रॉपर तरीके से अपनी कोहनी को रखा, वो चिल्लाते रह गए, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ। वो पुलिस वाला मान नहीं रहा था, उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, कह रहा था यू आर सो स्ट्रांग, यू आर सो स्ट्रांग, और एंड में उनकी मौत हो गई। तो इसके चलते राइट्स फैल गए पूरे यूएसए में। इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे वो है इट्स टाइम फॉर अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि जो कोविड के बाद की जो सोसाइटी है, कोविड से पहले की जो सोसाइटी उससे काफी अलग होगी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। और फाइनली जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फैंटम कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें उन एग्रीमेंट्स को देखा जाएगा जो चाइना वॉर के बाद से हम लोगों ने किए हैं इंडिया चाइना के बीच में। हालांकि उन एग्रीमेंट्स में क्या खामियां हैं और क्यों वो एग्रीमेंट्स बॉर्डर टेंशंस को रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कुल मिला के एंड में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे चाइना कभी भी एक एलओसी को रिकॉग्नाइज करना ही नहीं चाहता था। तो ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले है द डिमिंग ऑफ अ चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन एरा। यहाँ पे जी जिनपिंग की बात की गई है दोस्तों। देखिए, जी जिनपिंग को कंपेयर किया गया पहले के 2 लीडर से। एक लीडर थे आपके माओ जेडोंग। माओ जेडोंग का तो नाम दोस्तों आपने सुना ही होगा। चाइनीज रेवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप कह सकते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थे ये। और उसके साथ साथ उनके बाद एक डेन जियोपांग नाम के एक रूलर थे। इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं माओ जेडोंग से। देखिए, माओ जेडोंग ने फाउंड किया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। ओके, उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी लीडरशिप को कंसोलिडेट किया था। देखिए, मिड 1930s में 1934 1935 के दौरान क्या था, उस समय पे चाइना में बवाल चल रहा था। एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और एक तरफ थी आपकी केएमटी पार्टी, कोमिंटांग पार्टी ऑफ चियांग काई शेक। चियांग काई शेक इसके लीडर थे। ओके, फाइनली आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कोमिंटांग पार्टी को हरा देगी। कोमिंटांग पार्टी चली जाएगी ताइवान में दोस्तों, और पूरे मेनलैंड चाइना पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था 1930s में, जब इस कोमिंटांग की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी को खदेड़ रही थी, तो एक लॉन्ग मार्च शुरू हुई थी। केवल एक जगह पे नहीं हुई थी, एक लॉन्ग मार्च सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत सी लॉन्ग मार्च हुई थी चाइना में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और रेड आर्मी के जो कैडर्स थे ना, वो पहाड़ों के और डिफिकल्ट टेरेन में जाके छुपने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को केएमटी पार्टी के ऑनस्लॉट से बचाने के लिए। उस समय पे उस लॉन्ग मार्च के दौरान माओ जेडोंग ने अपनी लीडरशिप को कंसोलिडेट किया और बाद में वो चाइना के लीडर बन के उभरेंगे। 9 सितंबर 1976 तक वो चाइना के अनडिस्प्यूटेड लीडर रहेंगे दोस्तों। ओके, अब यहां पे अगर आप इनको जी जिनपिंग से कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो यहां बात ये निकल के आती है कि देखिए, माओ जेडोंग 27 साल तक राज में थे, जी जिनपिंग अभी 8 साल ही हुए हैं इनको राज में रहते हुए। ऑब्वियस ही बात है, जिस समय माओ जेडोंग रूल में थे उस समय पे जो पावर कॉरिडोर्स थे, जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी। जी जिनपिंग जी ने जब राज संभाला, सिचुएशन इतनी अनस्टेबल नहीं थी, कंट्रोल में थी। लेकिन बात यह है कि जो जी जिनपिंग जी ने अपने अपोजिशन को जिस तरीके से टैकल किया है, उसको बड़ा डिस्प्यूटेड बताया जा रहा है दोस्तों। जी जिनपिंग जी ने जितने भी इनका अपोजिशन था सबको दबा दिया है, उनको मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। माओ जेडोंग ने अपने 27 ईयर्स की लीडरशिप में अपने अपोजिशन को दबाया है, बट उस समय पे दबाना बहुत ज्यादा जरूरी था चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि चाइना को ग्रो करना था, उसको एक कंसोलिडेट करके रखना जरूरी था। लेकिन जी जिनपिंग जी का जमाना सही नहीं माना है यहाँ पे ऑथर ने। इसके बाद बात की गई डेन जियोपांग की। देखिए, डेन जियोपांग ने कभी भी कोई फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का खिताब नहीं लिया, लेकिन वो फिर भी पैरामाउंट लीडर थे। चाइना की इकोनॉमिक डेस्टिनी को रिवाइव करने में डेन जियोपांग का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
फार साइटेड पॉलिसीज थी इनकी, जैसे फॉर मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को लाए, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, डिफेंस को, इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। और फिर चाइना की इकोनॉमी को इन्होंने लेट 1970s में दुनिया के लिए खोल दिया, जिसके चलते बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया चाइना में, और चाइना एक ट्रेड बेहेमोथ बन के आगे उभरेगा दोस्तों। जो डेंग जियोपांग का रूल था, ये कॉलेजियल सिस्टम में रूल करते थे, अपनी नहीं चलाते थे दोस्तों। इनके पार्टी में एक संस्था थी जिसको बोलते हैं 8 एल्डर्स। इन 8 एल्डर्स के साथ डिस्कशन करके और भी बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करके डिसीजंस लिए जाते थे दोस्तों। तो इस तरीके से राज था डेंग जियोपांग का। लेकिन जब बात आती है भैया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जी जिनपिंग की, तो जी जिनपिंग का जो राज बताया गया दोस्तों, उसको थोड़ा सा ट्रिकी बताया गया है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपका कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन को ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी कहा गया था, 1966 से 1976 तक था। इस समय पे माओ जेडोंग जी ने कहा था कि भाई हम चाइनीज कम्युनिज्म को प्रिजर्व करेंगे, और जो कैपिटलिस्ट वॉइसेस हैं और जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं चाइनीज सोसाइटीज के, इनको ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद से एक टेंडेंसी ये उभरी कि जो लोअर लेवल पे अपोजिशन हो रहा है, उस लोअर लेवल के अपोजिशन को तो हम दबा देंगे, लेकिन जो हायर लेवल पे जो अपोजिशन उठ रहा है, जो कि हायर लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, अगर वो कोई आवाज उठाते हैं तो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। लोअर लेवल के लोगों को तो एलिमिनेट कर दिया जाता था। जी जिनपिंग ने क्या किया कि भाई जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स थे ना, इनको भी एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। तो भैया जेल में बंद कर दिया। पीपल लिबरेशन आर्मीज के दिग्गज जनरल जू सिहाओ, गो बिजोंग, इनको भाई जेल में बंद कर दिया गया। फिर और दूसरे पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग थे, जैसे बो जिलाई, जो योंगकोंग, सन जिंगाई, इनको भाई जेल में बंद कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ जो लो लेवल पर प्रोटेस्टर्स थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो आप दो सकते हैं दोस्तों कि जी जिनपिंग ने न केवल नीचे के लेवल पे लोगों को दबाया, ऊपर के लेवल पे भी लोगों को दबाया है दोस्तों। अब इस समय पे जी जिनपिंग पे काफी प्रेशर है। जो कोरोना का पैंडेमिक उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया है, उसके अगेंस्ट काफी आवाजें उठ रही हैं जी जिनपिंग के अगेंस्ट। ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया तो इनके ऊपर कंबाइन होके बैठी है। एक और नाराजगी है जी जिनपिंग पे उनकी पार्टी मेंबर्स के अंदर से कि 2018 में इन्होंने चाइना के संविधान को बदल दिया। जी जिनपिंग ने क्या कहा, पहले क्या होता था दोस्तों, 5 साल का एक टर्म होता था और एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टर्म्स कर सकता था, तो 10 साल वो राज में रह सकता था, 10 साल बाद कोई और आएगा राज में। लेकिन अब चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या किया कि इस संविधान को बदल दिया और बोल दिया कि इस 5 साल के टर्म को कभी भी शिफ्ट किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, और कोई वोटिंग तो वहां पे दोस्तों होती नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जी जिनपिंग ने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया। ये किया जी जिनपिंग ने। अगर आप बात करो दोस्तों चाइना की सुप्रीम लीडरशिप की, तो चाइना में 3 पोस्टें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट, एक उनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके प्रेसिडेंट की पोस्ट, और एक द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन 3 पोस्टों पे पॉलिट ब्यूरो के अलग अलग मेंबर्स बैठ सकते हैं, सही मायने में बैठने भी चाहिए। लेकिन इन तीनों पोस्टों पे पूरी तरीके से कब्जा है आपका जी जिनपिंग का। ओके, तो ये पूरा सीन है दोस्तों। अब क्या हो रहा है यहां पे, पहले भी कई बार ऐसे लीडर्स निकल के आए हैं जिन्होंने अपने इस 10 साल के टेन्योर को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले के लीडर्स थे जिन्होंने अपने टेन्योर को आगे करने की कोशिश की है, वो एक लिमिट से ज्यादा आगे नहीं कर पाए। और इस करने की कोशिश में जो हैवी पॉलिटिकल वेट्स थे ना, जो स्ट्रांग लीडरशिप थी ना चाइनीज पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसको नहीं दबाया उन्होंने। जो जी जिनपिंग है, जी जिनपिंग के बारे में यह बोला जा रहा है दोस्तों कि ये ही इज राइडिंग अ टाइगर, मतलब वो अपनी लीडरशिप को भी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं दोस्तों, और साथ साथ जो हैवी पॉलिटिकल वेट थे, जो स्ट्रांग लीडर्स थे, उनको भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि बाद में जब जी जिनपिंग पे प्रेशर पड़ेगा दोस्तों, तो उनके मदद के लिए बहुत ज्यादा लोग इस पार्टी के अंदर होने वाले हैं नहीं। प्लस कोरोना वायरस के पैंडेमिक को बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया है चाइना ने। सबसे इससे पहले अगर बात करें तो 1989 में एक तियानमेन प्रोटेस्ट हुए थे दोस्तों, तियानमेन। तो तियानमेन इंसिडेंट के बाद अब चाइना की बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा है चाइना को दोस्तों। ओके, अब आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो हम लोग नहीं कह सकते दोस्तों समय ही बताएगा। लेकिन जो जी जिनपिंग जी का जो हैंडलिंग थी कोरोना वायरस की, वो ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज्यादा अजीब थी। एक और बात आपको यहां पे बताऊंगा फ्रेंड्स कि डेंग जियोपांग जो लीडर थे, उनकी एक पॉलिसी थी पॉलिसी ये थी, हाइड अवर कैपेसिटीज एंड बाइड अवर टाइम। क्या है इस पॉलिसी के अंदर? हाइड अवर कैपेसिटीज एंड बाइड अवर टाइम। इसमें डेंग जियोपांग जी ने बोला, डेंग जियोपांग से पहले क्या होता था कि चाइना क्या होता था, यूएसए की
क्रिटिसाइज करता था, यूएसएसआर को क्रिटिसाइज करता था। उस समय पे चाइना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था। जब डेंग जियोपांग लीडरशिप में आए, डेंग जियोपांग जी ने बोला कि भाई चाइना बहुत ज्यादा दूसरे कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, अभी के लिए हम अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करेंगे, अपने टेक्नोलॉजिकल बेस को बढ़ाएंगे और किसी दूसरी कंट्री से सीधे सीधे पंगा नहीं लेंगे। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, लेकिन चाइना ने कभी ज्यादा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया यूएसए के अगेंस्ट में। उस समय पे चाइना थोड़ा शांत रहा, उसने अपनी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जी जिनपिंग ने ये जो पॉलिसी थी डेंग जियोपांग की कि दूसरे के अफेयर्स में कम इंटरफेयर करो और अपनी ताकत को बढ़ाओ, इस पॉलिसी को छोड़ दिया है। अब चाइना बहुत ज्यादा दूसरों की पॉलिसीज में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि चाइनीज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा बोलना है लोगों का। अब रियल में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग देखेंगे वो है ओपन विद कॉशन। ये लॉकडाउन जब खुलेगा उसका किस तरीके से चीजों को करना है। क्या बोला गया भाई, अनलॉक 1 यानी कि फर्स्ट फेज लॉकडाउन के खुलने का चालू है। तो हम लोग को एक केयरफुल रीस्टार्टिंग करनी है एक्टिविटीज। जरूरी है कि जो एवरीडे गुड्स हैं, जो एवरीडे सर्विसेज हैं, जो हेल्थ सर्विसेज है, जो नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज है, उनको लोगों के पास प्रॉपर तरीके से समझाया जाए। फिर कहा जाता है कि देश के 13 शहर जिसमें वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोज हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इनमें अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द केसेस हैं। तो यहां पे लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए, जो कि एक्सटेंड हो भी रहा है, इस बात को बोला गया है। फिर यह भी कहा गया है कि भाई ये जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, इन रिलीजियस गैदरिंग्स पे कर्ब लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि रिलीजियस गैदरिंग के चलते काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है दोस्तों। उसके बाद एक चीज और बोली गई है कि सिटीज में और अलग अलग शहरों में क्वारंटाइन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है। आगे half-hearted approaches to implementing the measures mandated by national directives for COVID-19 management, फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग। देखिए कहा जा रहा है कि भाई कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए बहुत सारे आपके सजेशंस दिए गए। तो उसमें दिया गया था कि भाई मास्क पहने होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, शॉप्स में, पब्लिक प्लेसेस में, एस्टैब्लिशमेंट में थूकना नहीं होना चाहिए, लार्ज नंबर्स में गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अब इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है। किसी भी तरीके की हाफ हार्टेड अप्रोच आपको नहीं रखनी है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने में। और खासकर ये चीज तब जरूरी होती है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिजम्पशन करेंगे। देखिए बसों में, ट्रेनों में दोस्तों, खासकर मुंबई की लोकल्स में तो लोग भर भर के जाते हैं। अगर आप इन सारे मेजर्स को ठीक तरीके से नहीं मानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है, ये बोला गया है। फिर लॉकडाउन के दौरान एक चीज और बोली गई है कि सिटीजन्स के जो लिबर्टीज थी उन पे बहुत कर्टेल लगाए गए हैं दोस्तों। तो जब सिटीजन्स की लिबर्टी पे आपने इतना ज्यादा कर्टेलमेंट लगा दिया और काफी हद तक सिटीजन्स ने अब इन कर्टेलमेंट को मान भी लिया, तो आप सिटीजन्स को देखोगे तो वो मास्क पहन के जाते हैं, दूर रहते हैं लोगों से। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से लिबर्टीज को कर्टेल किया है, माना है सरकार की बात को। तो अब जरूरी बात यह है कि एक मानवीय तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, मॉरल तरीके से पब्लिक को इस बात के लिए परसुएट किया जाए कि भले ही लॉकडाउन हट गया है, आपको एक हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड को फॉलो करना है, ताकि आप अपने आप को भी बचा सको और आपके साथ जो आपकी सोसाइटी में लोग हैं दोस्तों उनको भी बचा सको। फिर कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए। और पॉइंट्स क्या कहें कि भाई देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है। यानी अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दोस्तों आप स्टेट वाइज नहीं रख सकते। एक स्टेट का डिसएडवांटेज आदमी दूसरे स्टेट के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फूड ग्रेन्स को एक इवन बेसिस पे, यूनिफॉर्म बेसिस पे बांटा जा सके। ओके, इसकी जरूरत इसलिए भी हो रही दोस्तों क्योंकि बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं। उन नौकरी के चलते एक इंसान को बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, खाना पीना, वो जरूरी है, तो एटलीस्ट उसको खाना पीना भी मिले। कहा जा रहा है कुछ सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं, जैसे दलित्स हो गए, वुमेन हो गए, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनको स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है। फिर जो बच्चे हैं 10 साल से कम के, जो बूढ़े हैं, जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम है, तबियत खराब है, उनको अभी भी एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखने की जरूरत है। भले ही हम अपने लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। अभी एकदम से लॉकडाउन खोल के उनको हमको मेन स्ट्रीम में नहीं मिलाना, क्योंकि वो अभी भी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। एल्डरलीज का जो इम्यून सिस्टम होता है कोरोना से इफेक्ट कर सकता है। चिल्ड्रंस का इम्यून सिस्टम जो 10 साल से कम है उतना डेवलप नहीं हुआ है। जो लोग बीमार हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित हैं,
उनके ऊपर एक कोरोना अभी भी इफेक्ट मार सकता है। जरूरी है कि इस क्लास पे एक अलग ध्यान दिया जाए। ओके, ये सब चीजें दोस्तों तब हो सकती हैं जब एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट हो, सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज आपस में मिलकर काम कर रही हो, जो कि अभी तक एक्चुअली में हो नहीं रहा है दोस्तों। और जरूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स लौट के वापस अपने सिटीज में गए हैं, तो वहां पे एक रैपिड बेस पे टेस्टिंग हो, हेल्थ सर्विसेज को जल्दी प्रोवाइड किया जाए, रिलीफ मेजर्स को ठीक से मॉनिटर किया जाए। पर प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, भले ही बहुत अच्छी अच्छी बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने के रिसोर्सेज नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी तक इस कोरोना पैंडेमिक को हैंडल किया है, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे जो आपकी राय दी गई है, इस राय को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स को ठीक से पहुंचाया तो नहीं पा रहे हैं घर पे। अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज ने 25 करोड़ रुपए दान किए। अब आप इमेजिन करिए, इस 25 करोड़ में कितनी बसेस दिल्ली और मुंबई से चल सकती हैं बिहार यूपी में। मान लीजिए एक बस में 20 से 25 लोग भी बैठते हैं, उनको 2 से 3 दिन का खाना और पानी भी दिया जाता है, मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाएगा। इस 25 करोड़ में हजारों लोगों को वापस भेजा जा सकता है। और आपके पीएम केयर्स फंड में जाने कितना पैसा आया है, पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, इन पे खर्च क्यों नहीं हुआ। ये सब चीजें सोचने वाली हैं। अब क्या होगा आगे, वो तो आगे देखा जाएगा दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है लैंड ऑफ द अनफ्री। काफी बवाल हुआ है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स में। देखिए क्या हुआ था कि जब प्रेसिडेंट बैरक ओबामा का राज आया था, तो बैरक ओबामा के राज के दौरान ये बोला गया कि 8 साल बैरक ओबामा जी की प्रेसिडेंटशिप रही है, और उस समय पे ये बोला गया कि भाई ये जो ब्लैक्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है ना यूएसए में, ये चला गया है। लेकिन ये जो सोच थी ये बिल्कुल ही फ्लॉड निकली है। अभी रिसेंटली मिनापोलिस मिनेसोटा में काफी दंगे हुए हैं। दंगे क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे घुटने से दबा के उस पुलिस ऑफिसर ने ऑलमोस्ट उसको मार दिया। जब इस चीज की वीडियो पब्लिक डोमेन में रिलीज हुई तो भैया काफी बवाल मचने लगा, दंगे मचने लगे। और उसके अगेंस्ट में जो ट्रंप है ना, ट्रंप जी ने, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भाई बहुत ही अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने इशू किए। मतलब उन्होंने इनको थग्स बोला। जो लोग आपका राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इस पर्सन की डेथ के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनके सामने एक प्रॉपर तरीके से, एक हम्बल तरीके से देश के लीडर को अपील करनी चाहिए। उनको अगर कोई रिजर्वेशन है तो उनको शांत करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? व्हाइट हाउस के बाहर लोग इकट्ठा हुए अंदर घुसेंगे तो भाई उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे, लाठियों से मारा जाएगा। इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए आपके डोनाल्ड ट्रंप जी ने। बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप जी पे जब सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू प्रेशर पड़ा, तो ऑब्वियसली बात है डोनाल्ड ट्रंप की जो आवाज है थोड़ी सी दब गई। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ऐसा कोई, आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले जो मैक्सिकन जो कि अमेरिका में आके सेटल हो गए हैं, उन मैक्सिकन को डोनाल्ड ट्रंप जी ने रेपर्स बुलाया था, कहा था कि ये रेपिस्ट हैं, इनको बोला था कि ये ड्रग डीलर्स हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से आने वाले लोगों को भी काफी हद तक बैन किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में जो डिसीजंस लिए जा रहे थे ना, वो एक्चुअली में रेशियल टेंशंस को फ्यूल कर रहे हैं। बहुत सारे तो जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सब चीजें इंटेंशनली कराई गई हैं। चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो रेशियल सेग्रीगेशन करने की कोशिश हो रही है, और चूंकि व्हाइट लोग अभी भी मेजॉरिटी में हैं, तो भाई अगर रेशियल सेग्रीगेशन कर देंगे तो आराम से वोटिंग को, इलेक्शंस को जीता जा सकता है। अब रियलिटी क्या है ये कोई भी नहीं जानता। यहां पे जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी है जो बिडेन, जो कि हु इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट, जो बिडेन के सामने एक अच्छा अल्टरनेटिव आता है। यहां पे जो बिडेन के सामने एक अल्टरनेटिव आता है कि वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ा पैसिफाई करें, उनको समझाएं, उनको बोलें कि आप हमें सपोर्ट करिए, आपको पूरे राइट्स मिलेंगे। हालांकि राइट्स तो पूरे हैं, बट इस तरीके के रेशियल टेंशंस बाद में नहीं होंगे, इस बात के लिए का उनको आश्वासन दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो बिडेन, जो कि एक प्रेसिडेंट नॉमिनी की तरह खड़े होने वाले हैं, ये एक वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेंगे। तो ये भी बात कही जा रही है कि एक ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट को अगर ये नॉमिनेट करते हैं अपने साथ, तो जो ब्लैक लोग हैं वो इनकी तरफ थोड़ा आ सकते हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिविजिव टैक्टिक्स हैं उनको हराया जा सकता है। अब आने वाले समय में क्या होगा दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस आर्टिकल में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। क्या बोलता है? इट्स टाइम फॉर अ यूनिवर्सल बेसिक प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि अब इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक प्रोग्राम की जरूरत है।
providing unconditional regular paychecks at least till the economy normalizes is the need of the hour। देखिए यहां पे ऑथर का ये बोलना है कि कोविड के बाद और कोविड के पहले की जो सोसाइटी है उसमें काफी चेंजेस होने वाले हैं। कोविड के बाद की सोसाइटी बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। उसके साथ साथ जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी आ गया है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भाई आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ओवर द टॉप सर्विसेज आ रही हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके चलते प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो जब प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है जो जॉब्स हैं वो घटेंगी। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिसरप्टिव कैसे हैं? क्योंकि अभी तक जो कैपिटल, जो आप कह सकते हैं कि वर्क इंटेंसिव सेक्टर्स हुआ करते थे, अब वो नो मोर वर्क इंटेंसिव रह जाएंगे। ये अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोस्तों एक बहुत जबरदस्त आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी हुई करती थी, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ हेज फंड मैनेजमेंट, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स, ये सब बड़ी पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते आते इनमें जो रिक्रूटमेंट है वो काफी कम हो गया, क्योंकि सारा काम मशीन कर रही है। इवन कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, हेज फंड्स को, पेंशन फंड्स को, ये भी मशीनें बता रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ऑब्वियसली बात है जॉब मार्केट पे चेंज आया है। और ये तो बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स है जिससे आप कह सकते हैं कि ये जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं जिनको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, चूंकि ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर रही हैं। मतलब लोगों की जरूरत नहीं है, केवल मशीनें काम कर रही हैं। तो जॉब आज की डेट में एक प्रीमियम बन गया है, जॉब आज की डेट में एक लग्जरी बन गई है। और खासकर कोरोना के बाद तो लग्जरी बनी गई है भाई। जबरदस्त तरीके से कोरोना ने इकोनॉमी को हिला दिया है, दुनिया भर की यूएस इकोनॉमी को तो बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। सिलिकॉन वैली की अगर बात की जाए तो सिलिकॉन वैली में आप कह सकते हैं कि दुनिया के 8 सबसे कीमती कंपनीज हैं, जिसमें आपकी गूगल, फेसबुक, ये सब आती हैं। अब अगर इन 8 कंपनीज की बात की जाए, दुनिया भर की 8 कंपनीज में आप कह सकते हैं 5 सबसे ज्यादा जो आपकी वो है प्रीशियस कंपनीज हैं, वो आपकी सिलिकॉन वैली में जो टेक बेस्ड जायंट्स है। एक्चुअली में सिलिकॉन वैली इज बेसिकली अ प्लेस फॉर टेक बेस्ड जायंट्स। तो सिलिकॉन वैली में आपको गूगल, फेसबुक सब मिल जाएंगे। अब इन टेक बेस्ड जायंट का जो 5 टेक बेस्ड जायंट्स हैं आपके जो सिलिकॉन वैली में हैं, वहां उनका जो क्यूमुलेटिव मार्केट से कहा जा रहा है दैट इज $4 ट्रिलियन। और $4 ट्रिलियन होने के बाद भी वो केवल 12 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो $4 ट्रिलियन का एम्प्लॉयमेंट और 12 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप सोचिए कि कोई $4 ट्रिलियन का ऑयल सेक्टर से, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, अगर कोई नेचुरल गैस से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉय करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आते हैं उनके चलते ज्यादा से ज्यादा काम आजकल मशीनों से हो रहा है दोस्तों, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं। तो इसके बारे में ये बोला गया है कि भाई जब ऐसी सब चीजें हो रही हैं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके आना चाहिए। और जो लोग हेड कर रहे हैं दोस्तों इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, एलन मस्क कह लीजिए, मार्क जुकरबर्ग कह लीजिए, इन तक ने ये बोला है कि भाई यूनिवर्सल बेसिक प्रोग्राम को लेके आना चाहिए। इकोनॉमिक नोबेल लॉरिएट पीटर डायमंड ने और क्रिस्टोफर स्पिरस ने भी ये बोला है कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड नाउ कम इनटू पिक्चर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में होता क्या है कि भाई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा इंडिविजुअल को, एक सिटीजन को दे दिया जाएगा उसके बैंक अकाउंट में, ताकि वो अपना खर्चा चला सके। अब देखिए दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज इनफॉर्मल बेसिस पे या फॉर्मल बेसिस पे इस यूनिवर्सल बेसिक सिद्धांत को आप कह सकते हैं कि टेस्ट जरूर कर चुकी हैं। तो केनिया में इसकी बात हो सकती है, ब्राजील में हो चुकी है, फिनलैंड में हो चुकी है, स्विट्जरलैंड में हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में तो एक रेफरेंडम भी हुआ था। इस रेफरेंडम में पूछा गया था कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन ने वोट करके बोल दिया नहीं करना चाहिए। हालांकि चूंकि अब कोरोना का पैंडेमिक आ गया है, और जब कोरोना का पैंडेमिक आ गया है दोस्तों, उसके बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इंडिया में लगभग हर महीने 1 मिलियन नए जॉब एस्पिरेंट्स आ रहे हैं। उनको कहां से पैसा मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। भले ही इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा बिजनेसेस बूम कर रहे हैं, अब वो सब कोरोना में ठप हो गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी जो जॉब डिमांड है इंडिया में बहुत ज्यादा है और जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत कम है, और जो भी थोड़ा बहुत था वो हो चुका है बर्बाद। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, 2016-17 में इकोनॉमिक सर्वे आया था इंडिया में, इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने इनपुट दिए थे। कहा गया था दोस्तों इसमें कि भाई 75% यूनिवर्सैलिटी, यानी इंडिया की 75% पॉपुलेशन को साल के 7,620 रुपए देने चाहिए, जो कि लमसम बैठेगा 4.9% ऑफ द जीडीपी।
तो इससे एक हाउस होल्ड को साल में 40,000 रुपए मिल सकता है, जो कि हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 5 लोग हैं। जब इस चीज पे बहस हुई और जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके बारे में सोचा, तो भाई ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है दोस्तों। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 2016-17 में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी गवर्नमेंट फ्री में पैसा बांटने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है। चलिए, नहीं रहना भी चाहिए, जरूरी है। हुआ ये, गवर्नमेंट का सोचना भी एक तरीके से सही है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स को चला रहे हैं, उन बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारा ऑलरेडी खर्चा हो रहा है, तो उन प्रोग्राम्स को अगर हम खत्म करते हैं तो उसके बाद ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो कि 4.9% ऑफ द जीडीपी, इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन एकदम से उन प्रोग्राम्स को हम कैसे खत्म कर दें? हम हेल्थ सेक्टर के प्रोग्राम को कैसे खत्म कर दें? मनरेगा को कैसे खत्म कर दें? तो इसलिए कुछ समय के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को शेल्व कर दिया गया और बाकी प्रोग्राम्स के साथ हम लोग चलते रहे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि भाई समय गया है बहुत बदल। आईएमएफ ने प्रोडक्ट किया है कि जो 2020 में ग्लोबल ग्रोथ होने वाली है वो होगी -3%, यानी 3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ग्रेट डिप्रेशन के बाद अगर जो सबसे गंदा डिप्रेशन आया है या रिसेशन आया है अब तक, वो अब है। इंडिया की इकोनॉमी कहा गया है 2020 में 1.9% से ग्रो करेगी। यूएस इकोनॉमी लगभग 6% से गिरेगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 6%। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं दिस इज सॉर्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ग्रेट डिप्रेशन से अब तक की हालत सबसे ज्यादा खराब बोली गई है और इंडिया में हालत और खराब होने वाली। बहुत लंबे समय से लॉकडाउन लगा है दोस्तों। कुछ स्टैटिस्टिक्स का बोलना है कि 90% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर में किसी भी तरीके की आपके पास प्रोटेक्शन नहीं होती। आपको कभी भी उठा के जॉब से बाहर फेंका जा सकता है। और ये सब चीजें तो हमें देख ही नहीं, क्योंकि सेवरल थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वापस जा रहे हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस जो आर्टिकल के ऑथर हैं अनिल के एंटोनी जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, आप कह सकते हैं कोविड एक्शन ग्रुप के, केरला डिजिटल मीडिया के कन्वीनर हैं, इनका यह बोलना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को शुरू करने के स्टेप्स को इंडिया को लेना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक अगला आर्टिकल है द फैंटम कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात की गई है दोस्तों। काफी बवाल चल रहा है, आपको मालूम ही है। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला, वी सुदर्शन जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। उन्होंने बोला है कि भाई एक डेफिनेशन नहीं है हमारे पास हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की डेफिनेशन ना होने के चलते ये सारा बवाल हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। देखिए, चाइना और इंडिया अपने बॉर्डर्स को लेकर पहले कई बार बैठ के बात कर चुके हैं। तो सितंबर 1993 में बात हुई है, नवंबर 1996 में बात हुई है, अप्रैल 2005 में बात हुई है, अक्टूबर 2013 में बात हुई है। इतनी बातचीत के बावजूद भी आज बॉर्डर पे ये टेंशन चल रही है और किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन सामने नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? देखिए, बात यह है दोस्तों, 1993 के एग्रीमेंट की अगर बात करें तो उसमें क्या बात की गई, इट इज ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर। Pending an ultimate solution, two sides shall strictly respect and observe the LAC between the two sides. No activities on either side shall overstep the LAC. क्या बोला 1993 एग्रीमेंट ने? 1993 एग्रीमेंट ये बोल रहा है कि भाई 1993 में जहां भी इंडिया चाइना की आर्मीज थी वो उसके आगे ना आए, वहां पे एक लाइन ड्रॉ की जाए और उस लाइन के पीछे रहे वो, ये बोला गया। फिर 1996 में एक चीज और कही गई। देखिए 1996 में क्या कहा गया, on confidence building measures in the military field along the LAC. They will reduce or limit their respective military forces within mutually agreed geographical zones along the LAC. This was to apply to major categories of armaments and cover various other aspects as well, including air intrusions within 10 kilometers along the LAC. ये बोला गया भाई 1993 और 1996 के एग्रीमेंट में कि भाई 1993 में बोला गया कि जहां पे आर्मी खड़ी है उसको LAC मानिए। इंडियन साइड वाली LAC भले ही अलग हो जाए, चाइना साइड वाली LAC भले ही हो जाए। और मान लीजिए इंडियन साइड वाली LAC ये हो गई, चाइना साइड वाली LAC ये हो गई, तो बीच में आप कह दीजिए नो मैंस जोन, जहां पे कोई नहीं आएगा। लेकिन बात ये है कि अगर 1993 में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था तो उस LAC को उस समय पे डिफाइन करना चाहिए था। उस समय पे LAC को डिफाइन नहीं किया गया दोस्तों। चाइना ने एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है LAC को डिफाइन करने में। फिर भाई 1996 के एग्रीमेंट में एक चीज ये बोली गई आर्टिकल 12 में, This agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification. तो भाई रेटिफिकेशन होगा इनका, रेटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ ये आज तक क्लियर नहीं है।
तो भले ही 1993 में और 1996 में हम लोगों ने ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें रियल में हुई या नहीं हुई ये किसी को दोस्तों पता ही नहीं। जब बात करी गई थी कि 1993 में जो आर्मी की पोजीशंस है वो आर्मी की पोजीशंस रखी जाएंगी, तो सबसे पहले उन पोजीशंस को बनाना चाहिए था, ये लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट था, बट किसी भी तरीके की पोजीशन को बनाया नहीं गया। फिर बाद में ये बोला गया, जैसा कि आप 1996 के एग्रीमेंट में बोल सकते हो कि हम भारी आर्मामेंट्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लेके नहीं आएंगे, अपने एयरप्लेन्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लेके नहीं आएंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चाइना इन हर चीज को पूरी तरीके से वॉयलेट कर रहा है। यानी चाइना जब इन एग्रीमेंट्स को साइन कर रहा था उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था इन एग्रीमेंट्स को फॉलो करने का, अभी का जो उनके चाइनीज लीडरशिप का स्टांस दिख रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर आप आगे देखोगे दोस्तों 2013 में, अब 2013 में पैरा 4 है आर्टिकल 2 ऑफ 2013 एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन। इट enjoins the parties to work with the other side in combating natural disasters or infectious disease that may spread or affect to other side। यहां क्या बोला जा रहा है दोस्तों, 2013 में एग्रीमेंट हुआ है कि मान लीजिए इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो उस समय पे हम दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। अब कोरोना वायरस इतनी बड़ी त्रासदी है, पूरी दुनिया में फैल गई है, मिल के काम करना तो दूर, एक दूसरे से लड़ रहे हैं पागल कुत्तों की तरह। तो अभी लड़ाई हुई और इसमें इंडियंस का कोई वो नहीं है, चाइनीज एग्रेशन हुआ है इंडियन साइड पे, तो ऑब्वियसली बात है इंडियन सोल्जर्स रिस्पॉन्स करेंगे। अभी बहस हुई थी, 70 इंडियन सोल्जर्स को चोटें आई हैं, चाइनीज सोल्जर्स को भी चोटें आई हैं। लगभग आप कह रहे हो कि लद्दाख के हॉस्पिटल्स में 70 इंडियन सोल्जर्स अपना इलाज करा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑथर का ये भी बोलना है कि जब ये स्टैंड ऑफ हो रहा था, जब ये आर्मीज आपस में भिड़ रही थी, किसी ने मास्क नहीं पहना था, तो पूरी हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि चाइना के किसी सोल्जर को कोविड हो और वो इंडिया के सोल्जर्स की तरफ फैल जाए। ये भी बातें बोली गई हैं। फिर परसेप्शंस ऑफ द एलएसी की बात की गई है। देखिए एलएसी पे जो परसेप्शंस है दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि क्या मैप एक्सचेंज एक्सरसाइज को कभी करने की कोशिश की गई दोस्तों? बिल्कुल कोशिश की गई। तो 2002 में दोस्तों इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो थे आपके कनवाल सिब्बल, ओके, और एक चाइनीज डेलीगेशन इंडिया में आया था। उन दोनों ने सामने बैठ के आपस में बात की और एक दूसरे के साथ मैप्स को एक्सचेंज किया गया। उस समय बोला गया कि कनवाल सिब्बल जी ने जब चाइनीज हेड को उन मैप्सों को दिया, उन मैप्स को चाइनीज हेड ने देखा और देख के उन मैप्स को इंडिया को वापस कर दिया। अब उस बात पे उस समय पे बहस छिड़ी थी कि ये मैप चाइनीज लीडरशिप ने देख के इंडिया को वापस क्यों किया। इसलिए वापस किया दोस्तों क्योंकि अगर वो मैप उस समय पे इंटरचेंज हो गए होते इंडिया चाइना के बीच में, तो आज इंडिया के पास एक लीगल बेसिस होता चाइना को बोलने के लिए कि हमने आपको अपनी पोजीशन 2002 या 2003 में दी थी। उस मैप को ना लेके चाइनीज लीडरशिप ने क्या किया कि इंडिया की कोई लीगल पोजीशन उन्होंने बनने ही नहीं दी उस मैप को ना लेके। यानी कि एलएसी पे जो कंफ्यूजन अभी चल रहा है उस कंफ्यूजन को कंटिन्यू रखा चाइना ने। ठीक है, तो ये पूरा इस एडिटोरियल का एनालिसिस दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इनके आप नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ काम की चीजें मिली होंगी फ्रेंड्स। अगर मिली हो तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।